इस वीडियो में हम जो है एक बार पेपर देखने वाले क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस का आपका हुआ है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2020 और 21 का। तो एक बार इसके सॉल्यूशन के ऊपर जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कैसे आए थे और इसके आंसर क्या होंगे। तो देखते स्टार्ट करते, और ये आपके कुछ जो है सामान्य निर्देश होते हैं, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए है जहाँ से स्टार्ट होता है, और ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में जो है सारे, जो मैं कह दूं कि पूरा पेपर है जैसा कि हमने बताया था, जो करवा रखा है 100% क्वेश्चन आया हुआ है जो हमने बताया हुआ था। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन की बात कर दे तो वो हमने कराया ही नहीं है, मतलब एमसीक्यू हमने अभी तक लाया नहीं है, बाकी सब कुछ आया। और यहाँ तक कि ये जो एमसीक्यू है, जैसे पूछा हुआ है कि वर्ष 2019 तक जो भारत का जो संविधान है उसमें कितने संशोधन हुए हैं, ये पूछा है। तो मैंने भले ही एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन ये सिलेबस में बता रखा है कि अभी तक जो है वैसे 104 हो चुके हैं अगर अभी हम देखें आपका 2021 में, लेकिन 2019 तक के अनुसार जो है 103 जो है आपका संशोधन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो है बाल श्रम से बचाव शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा है। तो जो बाल श्रम, ये आपका सत्य है या असत्य, ये बताना था आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए कथन के समक्ष सही अथवा गलत लिखिए। ये सही है गलत है, तो ये सही है, क्योंकि बाल श्रम से बचाव है, उसी के लिए जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो बना रखा है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये भी सभी बच्चों को पता ही होगा, मैंने बताया था कि जो इसका जो है, अगर इस वो आयोग की गठन की बात करें तो ये हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1993 में जो हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ये देख रहे होंगे आप, तो ये वाला आपका सही है, ये हुआ था। अगर डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर था। यहाँ से आपको ईयर पूछा गया है तो आपको 1993 टिक करना है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो काफ़ी बच्चे इसमें जो है डाउट हुआ होगा बच्चों को ये इनके आंसर करने में कि इसका आंसर क्या है। तो ये नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ये भी सही है। जो आपका संविधान है वो गारंटी देता है आपके अधिकारों की रक्षा का या अधिकारों का। ये शासन की विभिन्न जो शाखाएं हैं और शक्ति है उसका अलग अलग क्षेत्र जो है रेखांकन करता है, यानी बांटता है। तो ये भी सही है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। और चौथा जो आपका, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ग है, ये वाला जो है इसमें से आपका होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। अब वो बता तो सकता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है, तो ये आपका जो है ऑप्शन होगा। तो ये कार्य नहीं है संविधान का। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो है मेरे को कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि उसका जो है बताए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो सरकार के गठन और उसका शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है कि ये सही है, क्योंकि ये एक तरह से सही और गलत दोनों ही लग रहा था मुझे। तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ कि आप जो है इसका आंसर क्या कहते हैं, वहाँ पे बताएं। फिर मैं जो है एक बार बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा आगे चलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह 5वां जो है आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर फिल करना है, भेजना है। अगला है आपका 6, वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये बताया हुआ है आपको, सुनील अरोड़ा जी है अभी वर्तमान समय के चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। एग्जिट पोल क्या होता है, तो ये भी बताया था मैंने कि एग्जिट पोल किसे कहते हैं। तो आसान सी भाषा में जानते हैं एग्जिट पोल क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई व्यक्ति जो है वोट देने जाता है जब चुनाव होता है, तो एक गली सी मान लेते हैं, एक गली सी होती है जिसके अंदर से वो जाता है वोट दे के, फिर वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल वाले जो है उनसे पूछते हैं कि आपने किन को वोट दिया, ठीक है। तो जो ऐसे ही जो है सबसे पूछा जाता है, ज़्यादातर उसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। उसके अनुमान पे जो है रिजल्ट निर्धारित करते हैं, मतलब पहले ही से जो है एक रिजल्ट अनुमान लगा लेते हैं वो, कि जो है आपने किसको वोट दिया, उसके अनुसार जो है वो अपना अनुमान लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा चुनाव में। तो इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, एग्जिट पोल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
अगला है निम्नलिखित में से किसे चुनावी सुधार के अंतर्गत प्रयास माना जाता है? तो ईवीएम, नोटा और वीवीपीएटी और ये उपरोक्त सभी। तो आपका जो है इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी है, घ है इसका आंसर सही। अगला है आपका दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लिखिए। तो लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। तो इसमें मेरे को जहाँ तक है कि इसका जो है ये गलत है। अब अगर मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न है इसमें भी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये गलत है। तो आप गलत देख सकते हो या मैं आपको कंफर्म करके दोबारा ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि मेरे को इसका आंसर मैं बहुत देर से पूछा किसी से भी लेकिन नहीं मिला, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 की खालिस्तान भरिए। खालिस्तान भरने को आया था और इसमें पूछा गया था कि वर्तमान में जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। तो कई जो आपने 543 लिखे हैं जिन बच्चों ने, उनका गलत है, क्योंकि आपसे वर्तमान का पूछा गया और वर्तमान में अभी जो है 545 है। तो 543 नहीं है, 545 है, इस बात का आपको ध्यान रखना था। तो ये है आपका आंसर 545। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो दिया गया है कि दिए गए कथन के सही अथवा गलत लिखिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये भी जो है आपका गलत है, तो ये आपको देख लेना, ये भी आपका गलत है। 11वां 12वां जो है 12वां पूछा गया है कि भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है वो किसे दी गई हुई है। तो ये भी आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रपति के पास जो इसकी शक्तियाँ होती है, परंतु वो उसका इस्तेमाल कब करता है? जब पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर ये सारी यूज़ करता है अपनी शक्तियों को। तो अगला क्वेश्चन है 13वां, भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय है? तो भारत में जो है कुल सर्वोच्च न्यायालय की संख्या जो है एक ही है, जो कि दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो वो शायद 20-25 है, जहाँ तक है मुझे याद है 25 है। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है तो एक है, उच्च न्यायालय की बात होगी तो 25 तक है। एक बार कंफर्म कर लेना आपको, वैसे जहाँ तक है 25 है। न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये है राज्य जो वित्त आयोग है वो ये सारी चीज़ें देखती है, इनके जो भी वेतन होते भत्ते होते हैं उनके बारे में। 15वां जो क्वेश्चन है गाँवों से के स्थानीय शासन से निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि 73वां हो गया आपका और 74वां, ये दोनों संशोधन थे। अब ये गांव से थे या किस से थे ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 74वां कहीं दिया ही नहीं है, 73वां दिया है। तो मतलब आपको ये भी याद होता ना, तो ये आप ये सही कर सकते हो। 73वां जो है ये संविधान संशोधन जो है वो गांव से रिलेटेड है, गांव से जुड़ा हुआ है। अगला जो है 16वां क्वेश्चन वो है पंचायती निकायों में कितनी सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? तो 33% जो है सीटें जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित की गई है। ये मैंने सभी बता रखे हैं आपको सिलेबस वाली वीडियोस में। यहाँ पे आते हैं आपका अब खंड ख आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको जो है पढ़ के उत्तर देना होता है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे चलिए। बच्चे यही गलती करते हैं कि पढ़ने पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखो, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए? तो सभी को पता होगा भाग 3 जो है इसका आंसर है कि जो आपके मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए। वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार की कुल संख्या कितनी है? ये आपका 17.2 पूछा गया है। तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार की कुल संख्या 6 है, पहले आपकी 7 थी लेकिन अब 7 नहीं है। अगला है आपका 17.3, इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 से 18 में कौन से मौलिक अधिकार के विषय को बताया गया है? तो आपका सबसे पहला ये समता का अधिकार, यही है जो आपका मौलिक अधिकारों की लिस्ट में सबसे पहले है, समता का अधिकार। तो ये है इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला जो है 17.4 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद का सबसे लास्ट में ये आपका अधिकार आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट में हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, आगे भी क्वेश्चन आए इससे। तो अनुच्छेद आपका 32 जो है इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 में ही जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ये था आपका 17वां क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 18वां जो क्वेश्चन है वो है, इनको भी आपको पढ़ के ही उत्तर देना है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि आपका जो है कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत में किसे अदालत जाने का अधिकार है। तो भारत में कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को जो भारत का नागरिक हो उनको अदालत जाने का अधिकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा घ। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि PIL का विस्तृत रूप क्या है। PIL हो गया आपका, तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, कई बच्चे जो है इनमें गलती किए होंगे, तो मैं इसको राइट जो आंसर है इसका आपका 18.2 PIL का सही विस्तृत रूप क्या है, तो आंसर है आपका ख, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपका आंसर है। 18.3 देखते हैं, तो PIL की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन जहाँ तक है ये 1979 जो है इसका आंसर है। अगला है 18.4 में जो है SAL का सही विस्तृत रूप क्या है, तो इसका आंसर जो है वो हो सकता है ख, सोशल एक्शन लिटिगेशन। मैंने इसका आंसर नहीं अभी तक तैयार किया है, मैं आपको बता रहा हूँ और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। और काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं अब पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ जो आपके लिए जो है वीडियोस के लिए, और नहीं बन पा रही है वीडियोस, तो इसी कारण वीडियोस भी नहीं आ रही थी। और इसका सॉल्यूशन नहीं किया मैंने, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया उससे उसी से आया पूरा पेपर, तो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन बना के बैठो फिर बताओ। अनुच्छेद जो 368 है उस जो विषय है उसमें क्या लिखा हुआ है। 368 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो संसद है आपकी, वो एक प्रक्रिया के तहत जो है संविधान में जो है संशोधन कर सकती है, उसके पास ये शक्ति प्राप्त है। तो 368 के तहत क्या है, जो संसद है उसके पास ये अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह एक प्रक्रिया के द्वारा, एक प्रक्रिया होती है संविधान में संशोधन करने की, उसके द्वारा जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, वो पूछा गया है कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से आप क्या समझते। सभी बच्चों को पता होगा, ये जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वो सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। यही है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम पूछा, इतना आसान है, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है। कानून के शासन से क्या अभिप्राय, तो सभी बताया हुआ है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति जो है एक बराबर है, चाहे वो आपका राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सभी एक बराबर है कानून की नज़र में। किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है और किसी अमीर व्यक्ति ने कोई जुर्म किया और गरीब व्यक्ति ने जुर्म किया, दोनों के लिए एक ही सजा है। तो ये कानून के शासन का अर्थ है। संसद के दोनों सदनों के जो इसी के अथवे में है, पूछा गया है कि जो संसद है उसके 2 सदन हैं। एक सदन होता तो सही है, लेकिन दोनों की क्यों जरूरत है, हमें दोनों सदनों की क्यों आवश्यकता है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी चीज़ें भी संसद में पेश हो जाए, माना जाता है अनुमान लगाकर कि अगर कभी कभी जो है अगर कोई गलत चीज़ एक सदन से पास हो जाए, तो ताकि वह दूसरे में जो है उसका पुनर्विचार कर सके, यानी मतलब जो आपकी जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उनका पुनर्विचार हो जाए, सही है कि नहीं, उसी के लिए जो है इसको बनाया गया है, दूसरे सदन को, यह आवश्यकता पड़ती है हमें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खंड घ है आपका सेक्शन डी, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है। तो मैंने आप सभी को जो है बता रखा है, कई बार बताया आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सभी में बता रखा है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को बताना है आपको कि उनके उद्देश्य होते क्या है। तो इनका जो उद्देश्य होता है मैंने आपको बताया था, नीति निर्देशक तत्व हो गया आपका, और एक और था आपका मौलिक अधिकार। इनके बीच जो है अंतर पूछ लिया जाता है, या कई सारी चीज़ें पूछ लिए जाते। तो यहाँ पे पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इनका उद्देश्य आप लिख सकते हो कि इनका उद्देश्य क्या है कि किसी एक व्यक्ति को लेकर ना चलना, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करते, इनका ये उद्देश्य है। इनको है सामाजिक और आर्थिक विकास, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। ये जो है पूरे समुदाय को जो है लेकर उठना चाहते हैं, मतलब सबका विकास हो ये चाहते हैं। ये इनको जो है लेकिन कानूनी मान्यता जो है वो प्राप्त नहीं है, और जो है ये इनका जब उल्लंघन होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का, तो उनके न्यायालय आप जो है उल्लंघन होने में न्यायालय नहीं जा सकते। तो इनके मेन जो उद्देश्य है सभी का जो है विकास हो, सार्वजनिक विकास के लिए काम करते हैं और सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
इन ये उनका उद्देश्य है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला है आपका 24वां क्वेश्चन, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या है? तो सभी को पता ही होगा, मैंने बता रखा है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले और वो जीत गया, चाहे वोट का अंतर एक का ही क्यों ना हो। जैसे मैंने कई बार बता रखा है कि एक मान लेते एक पार्टी ये खड़ी है, एक ये खड़ी है, 500 लोग वोट दे रहे, ठीक है, 500 लोग, इसको मिल गया 251, इसको मिल गया कितना 249, ये 500 हो जाएंगे टोटल मिलाकर। तो 200, ये देखिए एक वोट से हारा है, लेकिन इसकी हार होगी और इसकी सरकार बनेगी, भले एक वोट से ये जीता हो। तो एक वोट ही ज़्यादा क्यों ना हो, यही होती है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। और इसमें क्या होता है कि जब चुनाव किया जाता है, ऐसे चुनाव, तो इसमें क्या होता है, देश को जो है छोटे छोटे निर्वाचन, मतलब एक साथ चुनाव किसी एक जगह नहीं होता है, इसमें जो होता है सभी क्षेत्रों को जो है अलग अलग बांट देते हैं, फिर छोटी छोटी जगह पे चुनाव होता है, और ऐसे करके फिर जो है ये चुनाव कराया जाता है। किसी एक जगह होता नहीं है कि किसी, अगर दिल्ली की मान ले, दिल्ली का एक इलाका मान ले, तो वहाँ पे हो रहा हो चुनाव, नहीं, ये जो चुनाव होता है बहुत सारी जगह होता है। तो ये आप सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली समझ गए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा, चाहे वोट का अंतर क्या है, एक वोट से ही क्यों ना हो। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, तो ये भी आप सभी को पता ही होगा कि सिविल सेवा क्या होता है। इसको जो है 3 भागों में बांट रखा है सिविल सेवा को, एक अखिल भारतीय सेवाएं, एक केंद्रीय सेवाएं हो गई आपकी, और एक हो गया आपका प्रांतीय सेवाएं। आप समझ रहे, आपको जो है कि जो सिविल सेवाएं है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अखिल सेवाएं। अखिल सेवा, जो अखिल भारतीय सेवाएं है, उसके अंदर क्या होता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं है उसमें 2 चीज़ें आती है, एक प्रशासनिक सेवा आते, मतलब जो एक डिपार्टमेंट होता है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का, और एक होता है आपका पुलिस का। तो इनको 3 भागों में बांट रखा है, पहले ऐसे करके आपको 3 भागों में बटा मिलेगा। और इनमें जो है सबसे पहले बता रखा है जो है कि प्रशासनिक सेवा है, इसमें एक पार्ट, और एक पार्ट है पुलिस सेवा, जो भारतीय पुलिस सेवा है। दूसरे में क्या है कि ये आपका जो है कौन सी सेवा है, केंद्रीय सेवा है। केंद्रीय सेवा में क्या आता है आपका, एक भारतीय विदेश सेवा हो गया और आपका सीमा शुल्क हो गया, 2 चीज़ें आ गई। तीसरा जो है वो राज्य सेवा है, यानी प्रांतीय सेवा है, इसमें डिप्टी कलेक्टर आ गया और बिक्री कर अधिकारी, ये सारी चीज़ें आ जाता है। तो इनको ऐसे वर्गीकरण कर रखा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला जो है स्थायी कार्यपालिका जो है किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आपको पहले ही बताया स्थायी कार्यपालिका क्या होता है। इसमें यही होता है कि जो भी स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही, नौकरशाही कौन होते, सरकार के अंडर में जो काम करते हैं, यानी जिनके पास सरकारी नौकरी होती है, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो ये जो है कार्यपालिका में जो भी मौजूद होते हैं, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गए, और नौकरशाही और प्रशासनिक जो मशीनरी है, ये सारी चीज़ें जो है उनका एक संगठन बनता है जिसे हम नागरिक सेवा कहते हैं। ये सारे मिलकर जो है नागरिकों की सेवा करते हैं। और जो स्थायी कार्यपालिका जो है इसमें जो होते हैं लोग शामिल, जो क्या है नीतियाँ बनाते हैं मंत्रियों के लिए, ताकि जो है उसे लागू कर सके। तो नीतियाँ बनाने में जो है मंत्रियों की मदद करते हैं ये सारी चीज़ जो नौकरशाही है। और चुनाव के वक्त जो है बहुत सारे काम है जो ये करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा स्थायी कार्यपालिका क्या है, जिसमें नौकरशाही है। नौकरशाही जो है वो मंत्रियों की मदद करते हैं, रूल हो गया आपके, नीति, कई सारी चीज़ें जो है उनको हेल्प करते हैं बनवाने में, कोई नीतियाँ बनवानी हो या चुनाव के वक्त जो है ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है या क्या अर्थ है इसका, तो ये भी आपको मैंने बता रखा है कि नागरिकों के जो भी अधिकार है उसका संरक्षण जो है वो समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। सिंपल सा इसमें क्या है कि न्यायिक सक्रियता है, उसके अनुसार क्या है कि न्यायालय वो क्या है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण रख सकती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। इसमें मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपको देखना है। सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका क्या अर्थ है, तो ये इसका अथवा जो है ये मैंने कई बार बता रखा है क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला जो है 27वां है, 73वें और 74वां जो संविधान संशोधन है द्वारा स्थानीय निकायों
ने महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा मिला है। मतलब 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ है उसने किस प्रकार जो है महिलाओं के लिए जो है हेल्प करी है, मदद साबित हुई है महिलाओं के लिए। तो अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, 73वें की बात करते हैं यहाँ पे, तो 73 में जो हम एक पॉइंट डाल सकते हैं, जो पहला है कि महिलाओं के लिए क्या है, 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई थी। हम बात करें 73वें की, अभी 74वें पे आएंगे, इसके 2 पॉइंट डाल दो और 74वें के 2 पॉइंट डाल दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 73वां का 1 पॉइंट हो गया कि जो है 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। और इसका फायदा ये हुआ कि क्या हुआ, आप डाल सकते हो कि आज जो आप देखते हो सरपंच के पद पे जो है महिलाएं कार्य कर रही है। तो 2 पॉइंट 73वें का डाल दो, 74वें का 2 पॉइंट डाल दो। अब ऐसे ही करके 74वां है आपका, इसके भी 2 पॉइंट डाल दो कि जो है 1/3 स्थान जो है अनुसूचित जनजाति एवं जाति को जो है अनुसूचित जाति हो गया और जनजाति उनके लिए आरक्षित किया गया है। कितना, 1/3 सीट। ठीक है, 1/3 सीट आप समझ गए होंगे। दूसरा जो है संपूर्ण सदस्य का 1/3 स्थान भी जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। तो ये 2 पॉइंट इसमें आप डाल सकते हो। तो ये आपके 4 नंबर के आंसर पूरे हो जाएंगे। दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस जो आधारित क्वेश्चन है इसका आंसर देना है आपको। तो ये आप खुद कर सकते हैं, ये आपके बुक में मिल जाएगा। ये आपका जो है वेतन से संबंधित है कि जो है जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको उसमें जो है लोग वेतन के लिए खड़े हैं, वेतन लेने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देख लेना है, ये सारी चीज़ें। अगला जो है सेक्शन F, इसका च दे रखा है, खंड च। तो 30वां जो क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो मैंने ये बता रखा है कि कौन सा ऐसा आपका अधिकार है जिसे जो है संविधान के हृदय की आत्मा कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपको मैंने पहले ही बताया, अनुच्छेद 32 में आता है आपका, अनुच्छेद आर्टिकल 32 में आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसका आंसर है कि इसको ही जो है संविधान की हृदय की आत्मा कहा गया है। और क्यों कहा गया है कि आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है कि ये आपका कोई अधिकार ना होकर जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आपका छठा अधिकार कहा जाता है। लेकिन ये अधिकार ना होकर क्या है, ये जो आपके 5 इससे पहले जो मौलिक अधिकार थे, इनकी रक्षा करता है। ये 6 जो छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक अधिकार ना होकर बल्कि ये जो आपके पिछले जो 5 मौलिक अधिकार थे, इनकी रक्षा करता है। इसीलिए जो है संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। और इसमें जो है आपको 6 नंबर का है, तो आप इसमें जो है रिट डाल सकते हो कि किस प्रकार से जो है ये मदद करता है, कौन कौन से रिट जारी करता है, ये 6 नंबर में। बल्कि जो है आपके इसका अथवे में भी पूछ रखा है, न्यायालय द्वारा जो है जारी किए गए रिटों के बारे में बताइए, पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये 6 नंबर का, तो आपको ज़्यादा बड़ा लिखना है, तो इसमें आपको रिट भी डालना पड़ेंगे। लेकिन रिट को पूरा इतना अच्छे से एक्सप्लेन मत करना, 2-3 लाइन लिख देना आपको सबके। लेकिन इसमें जो है आपको सबको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आप जो है पूरे 5 रेट है आपके, तो यहाँ पर 3 रेट भी डाल सकते हो तो बहुत है। यहाँ पर आपको पूरे रेट जो है यहाँ बोला गया है कि 5 प्रादेश यानी रेट। तो आप सभी को पता ही है कि वो 5 रेट जो है आपके कौन कौन से है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया आपका, आप परमादेश हो गया आपका, निषेध आदेश, अधिकार प्रशा, और भी आपके है। तो ये आपके 5 है, पांचों को एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने बता रखे हैं, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसको न्यायालय में हाजिर किया जाता है, अगर वो बेगुनाह होता है उसको छोड़ दिया जाता है। परमादेश में यही होता है, यह जब जारी किया जाता है जब सार्वजनिक जो पदाधिकारी होते हैं वो कानूनी रूप से जो है अपना दायित्व या जो पालन करना चाहिए वो करते नहीं है, तो उनको निकाल देते हैं। निषेध आदेश हो गया, अधिकार प्रशा हो गया, ये सारे आपके जो है रिट है, 5 रिट है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था इसमें। ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 31 कि 21वीं शताब्दी में नए चुनावी उपकरण तकनीकी रूप से कैसे चुनावी प्रक्रिया में सुधार में भूमिका निभा रहे। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका कि किस प्रकार जो है ये चुनावी प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था, हम जो है किसी खत, ये पेज हो गया, उस पर लिखते थे या हाथ उठाकर ऐसे देते थे। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष हो गया, ये आपका सही है। लेकिन पेज पर लिख के जो हम देते थे ना, उससे बहुत घोटाला होता था। उससे जो है चुनावी जो है
गलत चुनाव हो जाता था, मतलब कोई और जीत जाए, गलत तरीके से हो जाता था, इसमें इसमें हेरा फेरी कर देते थे ये वोटों की। तो इसमें क्या होता है कि अब आता है आपका जो ऐसी मशीनें आती है जो चुनावों की क्या है गिनती करती है, ईवीएम जैसी मशीनें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कैसे जो है ये जो है सुधार में बड़ी भूमिका निभा रही है। तो देखिए पहले जो है ये आप डाल सकते हो कि जो भी हेरा फेरी होती थी वो बंद हो गई है इससे, ठीक है। आसानी से वोटों की गिनती हो जाती है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई जो है इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। सरल व सबसे अच्छा तरीका है वोट देने का। इसमें जो है नोटा का विकल्प है। नोटा क्या है कि आपको अगर चुनाव हो रहा है यहाँ भारत में, तो यहाँ क्या है तीन अगर खड़े हैं, तीन लोग, एक दो तीन, ऐसे तीन लोग खड़े, तो तीन में से एक चौथा भी रखा जाता है, जिसको इन तीनों में से किसी को नहीं देना है वो ये क्लिक कर सकता है, मतलब इस पर क्लिक कर सकता है। तो इनमें से तीनों को नहीं देना है, तो ये अच्छा हो गया। और इससे क्या होता है कि खर्चा बहुत कम होता है। पहले कितने लोगों को रखना पड़ता था गिनती में, वहाँ कोई गलत ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। ये 5-6 पॉइंट थे इसके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझाना है आपको। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। आप यहाँ पे बता सकते हो कि राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार होता है, और होता है तो कौन सी प्रक्रिया से होता है, वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और इस प्रणाली को आपको बताना है, तो बता दीजिए। बहुत आसान है कि यहाँ पर क्या अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका चुनाव होता है। सीटें जो होती है इनकी जनसंख्या के आधार पर जो है देखी जाती है, और इनका चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है 1/3 सदस्यों का। तो और भी सारे पॉइंट आएंगे, ये आपको खुद करना है। 12वां है आपका, सॉरी 32वां है आपका प्रधानमंत्री की शक्तियाँ है, उनका वर्णन करना है आपको। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो है उनका वर्णन करिए। मंत्रिपरिषद पे पूरा का पूरा उसी का है। लोकसभा हो गया, मीडिया तक पहुंच होती है उसकी। अधिकारी जो वर्ग होता है उस पर आधिपत्य होता है इसका। विदेशी यात्रा करते उसमें वो सारी चीज़ें हो गई। और इसी के 8वें में एक क्वेश्चन पूछ लिया, 91 जो संविधान संशोधन था उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये जो संशोधन होता है ये 2003 में होता है, और इसमें कहा जाता है ना कि जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री है उसको लेकर मंत्रियों की कुल संख्या जो होनी चाहिए वो लोकसभा के जो है जो लोकसभा है उससे कुल सदस्य संख्या की 15% होनी चाहिए। तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कहा गया था इसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको आ गया होगा कि सॉल्यूशन आपको क्या बताना है। और अगर मैंने थोड़ा सा गलत भी बोला होगा तो आप मुझे कमेंट करके आंसर सही बता सकते हैं। तो यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जल्दी ही क्लास 11th के बच्चों का जो है ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। मेरा एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम में उसको आपको क्लियर करके जो है वीडियोस डेली जो है प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा। तो यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।